गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये सुबह सुबह आप लोग के लिए मोटिवेशन। देखिए, अभी एक लिस्ट जारी की, उस लिस्ट का नाम क्या है? तो उस लिस्ट का नाम है वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023। इसमें यह बताया गया है कि इंडिया के यानी कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो ये मुकेश अंबानी बन गए हैं, अडानी को पीछे छोड़ते हुए। और भैया यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो ये कि 66 साल के हैं। हमारे यहाँ पे तो लोग 60 साल के होते हैं तो वो घर पे बैठ जाते हैं, रेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और ये 66 साल की उम्र में इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। अगर वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे सबसे अमीर कौन है, तो फिर वही पागल सुल्तान स्पेस एक्स वाले, हाँ वही एलन मस्क भैया। तो देखिए, आप लोग भी एक दिन ऐसे ही कुछ काम कीजिए कि आप लोग का भी नाम रोशन हो जाए, जीएस में आप लोग को भी पढ़ना पड़े। दोस्तों चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, शॉर्ट न्यूज है जो आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो आपसे एग्जाम में पूछे या ना पूछे, पर देश दुनिया में क्या चल रहा है तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे बात की जा रही है कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी की 8 फीट लंबी स्टैचू मूर्ति का अनावरण किया गया। उसके अलावा यहाँ पे ये जो न्यूज है ना, ये बात की जा रही है कि जो तंजानिया की प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सामिया अल सिलूह। इनको जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की गई है, और ऐसी उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। यानी जेएनयू की डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया अल सुलूह। और जब भी कोई चीज़ पहले बार होता है तो भाई वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप ही, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इस तरीके का कोई एग्जाम्पल होता है ना, जैसे कोई महिला पहली बार कोई काम कर रही है या कहीं पे अच्छा नाम कर लिया, तो उसको आप अपने एग्जाम्पल के लिए भी यूज कर सकते हो, महिला सशक्तिकरण के तरीके से। बाकी ये तो आपको मोटा मोटा दिख ही रहा है। शिव बजरंग सिंह इंडियन बैंक के ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। इस न्यूज में बात करें जो आईएमएफ है, आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसने क्या किया कि इंडिया की वित्त वर्ष 2024 के लिए जो ग्रोथ है जीडीपी की, उसको बढ़ा करके 6.3% कर दिया। पहले 6.1 बताया था, लेकिन अब बढ़ा करके 6.3 कर दिया, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगले न्यूज शिवशंकरी जी को। अब ये कौन है? तो ये तमिल लेखक हैं, इनको 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। ये ध्यान रखना है कि 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया किसके लिए? तो सूर्यवंशम पुस्तक के लिए। देखिए, सूर्यवंशम इस तरीके से लिखा था, इसको देख लीजिए एक दफा, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए। इस तरीके से लिखा है सूर्य वम सम। वैसे ये न्यूज मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देख लीजिएगा इसको। तो इंपॉर्टेंट है कि 2022 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो ये तमिल लेखक हैं शिव शंकरी जी को। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है कि जो इंडिया की रैंक है किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ये 111 है 125 देशों में से। और पिछले साल यानी कि 2022 में कितने थे? तो 107 थे, और इस बार यानी 2023 में कितने? तो 111 है। देखिए दोस्तों, वैसे तो आज आर्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं, तो आज हम इसको पूरा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। वैसे कल या संडे को, क्योंकि संडे में कोई एडिटोरियल नहीं आता, तो हम इस आर्टिकल को, ये न्यूज जो है इंडिया की 111वीं रैंक है, इसको हम लोग बहुत ही विस्तार में डिस्कस करेंगे कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको प्रकाशित कौन करता है, इसके आयाम कौन कौन से, यानी किन किन बेस पे इसको प्रकाशित किया जाता है, इसके संकेतक कौन कौन से आधार पर इसको देखा जाता है, और फिर इंडिया की रैंक इस साल क्या है, पिछले साल क्या थी, पहले स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है, ये सारी चीज़ें हम कल अच्छे से, कल या फिर वही संडे को अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो उसकी टेंशन आप ही नहीं लेंगे, सिर्फ इतना बता करके छोड़ दिया गया कि यार इंडिया की 111वीं रैंक आई है, ठीक है ना। इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और थोड़ा सा ज़्यादा है, लेक्चर पहले से ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज इसको यहीं तक, मतलब ये वाला आर्टिकल, बाकी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे। तो आज भी दो इंपॉर्टेंट डे हैं। कौन कौन से? तो इसमें पहला है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये भी प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रखी है 2023 के लिए? तो एक लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। दूसरा इंपॉर्टेंट डे कौन सा है? तो ये विश्व अंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड एग्स डे। ये भी 13 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है स्वस्थ भविष्य के लिए अंडे, एक्स फॉर अ हेल्दी फ्यूचर। क्योंकि आप सभी को पता है जो अंडे हैं ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, तो इस वजह से ये थीम रखी गई है। अब देखिए, कोई खाता तो खाइए, लेकिन वो जो पीला वाला भाग होता है ना, उसको थोड़ा सा कम यूज कीजिए, क्योंकि जो अंडे के अंदर पीला वाला भाग होता है उससे स्किन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। नॉर्मली बताया था कि उसको अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों इस आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो ऐसा कहने के पीछे दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि इस आर्टिकल में फैक्ट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, और जब कभी भी फैक्ट्स ज़्यादा होता है ना, तो हमारा दिमाग उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस वजह से थोड़ा सा पेशेंस बना के सुनिएगा, रिलैक्स होकर के सुनिएगा। दूसरी वजह क्या है? तो दूसरी वजह ये है क्योंकि जो ये आर्टिकल है ये हमारा पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और आप देखेंगे पर्यावरण का मुद्दा हो गया, स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया, शिक्षा का मुद्दा हो गया, महिलाओं से जुड़ा कोई मुद्दा हो गया, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनसे जुड़ा कोई मुद्दा हो गया, तो ऐसे जो मुद्दे होते हैं ना वो यूपीएससी के लिए फेवरेट एरिया बन जाते हैं। आप पीवाईक्यू उठा के देखिए, भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है पर्यावरण से रिलेटेड। और वर्तमान समय आप देखेंगे विश्व जो है वो पर्यावरण के पीछे ही भाग रहा है। एसडीजी हो गई, आईपीसीसी हो गई, कॉप की मीटिंग हो गई, तो आप देखेंगे कि पर्यावरण के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पे ये मुद्दा जो है, जो हमारा आर्टिकल है, ये भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो बात की जा रही है कि अब तक का सबसे गर्म सितंबर, यानी जितने भी सितंबर इतिहास में पढ़े हैं, अब तक का सबसे गर्म, सबसे ज़्यादा तापमान वाला सितंबर कौन सा है? तो सितंबर 2023 का महीना है।
यानी सितंबर में कभी भी इतना गर्मी नहीं पड़ती थी जितना सितंबर 2023 में पड़ी है, और ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो वर्ष 2023 बीत रहा है, संभवतः ये इतिहास में सबसे गर्म वर्ष होने की राह पर अग्रसर है, क्योंकि इसका तापमान बढ़ करके पूर्व औद्योगिक स्तर से बढ़ करके कितना हो गया, तो 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो चुका है पहले ही, और ये थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा तो पता चल रहा है कि वर्ष 2023 जो है ये अभी तक का इतिहास में दर्ज किया गया सबसे गर्म वर्ष बन जाएगा। अगले बिंदु में बताया जा रहा है कि औसत सतही हवा का तापमान 16.38 डिग्री सेल्सियस था, जो 1991 और 2020 के बीच सितंबर के औसत से 0.93 डिग्री सेल्सियस अधिक है। यानी अगर अगर हम 1991 से लेकर के 2020 तक के सितंबर माह का औसत निकालते हैं तो उससे कितना अधिक है, ये 0.93 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है वर्ष 2023 में, जो सितंबर बीत रहा है, जो महीना चल रहा है। और सितंबर 2020 में जितना तापमान था उससे कितना अधिक है, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ये सितंबर माह के बारे में बात की जा रही है 2023 वाले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात की जा रही है चार्ट एक, तो चार्ट एक कहाँ, पहले उसको देख लीजिए। ये रहा आपका चार्ट एक। इसमें आप ये देख सकते हैं कि सितंबर 1940 से लेकर के सितंबर 2023 तक ये दिखाया गया कि औसत तापमान कितना रहा है। कौन सा, तो सितंबर का। तो वही बात की जा रही है कि चार्ट एक विश्व स्तर पर 1991 से लेकर के 2020 के सापेक्ष 1940 से 2023 तक प्रत्येक सितंबर के लिए औसत सतही हवा का तापमान विसंगतियां दर्शाता है। अब एक बार फिर से आप चार्ट को देखिए। अब चार्ट को यहाँ पे आप देखिए, सितंबर 1940 से लेकर के यहाँ तक जब चला है, और ये जब 2023 में पहुंचा है तो 0.93 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान बढ़ चुका है। ये जितना भी रेड इलाके में जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि औसत तापमान से अधिक रहा है। तो आप ये देखिए लगातार बढ़ते बढ़ते और 2023 में 0.93 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, 1 डिग्री सेल्सियस भी तो नहीं बढ़ा है, लेकिन जब इसकी वैल्यू समझेंगे ना तब आपको पता चलेगा। अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है तापमान तो ये वैश्विक स्तर पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके अलावा बात करें कि सितंबर 2023 का महीना 1850 से लेकर के 1900 अवधि के दौरान सितंबर के औसत तापमान से लगभग 1.75 डिग्री सेल्सियस अधिक था। और ये जो ईयर है ना 1850 से लेकर के 1900, इसी को पूर्व औद्योगिक बेंचमार्क माना। अच्छा, ये आप बार बार सुन रहे होंगे पूर्व औद्योगिक, इसका क्या मतलब है। आप देखेंगे इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि औद्योगिकरण शुरू हुआ और ब्रिटेन में औद्योगिकरण आया, तो वही जब ये औद्योगिकरण आया था उसके पहले के बारे में बात की जा रही है। जब बड़े बड़े उद्योग स्थापित होना शुरू हुए थे ना, उसके पहले के बारे में बात की जा रही है। क्यों, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योग लगना शुरू हुए तो उन्होंने कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा किया, और कार्बन उत्सर्जन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अंततः ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिवर्तन होता है, और जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है जो आज हम लोग भुगत रहे हैं। तो इसलिए कहीं भी आता है तो बार बार ये बात की जाती है कि पूर्व औद्योगिक स्तर से, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूर्व औद्योगिक स्तर का मतलब यही है कि जब ब्रिटेन में बड़े बड़े उद्योग लगना स्थापित हुए थे उसके पहले के बारे में बात की जा रही है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि जनवरी से सितंबर 2023 तक वैश्विक सतही हवा का तापमान 1991 से लेकर के 2020 के औसत से 0.52 डिग्री सेल्सियस अधिक था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स याद रखना है। देखिए यहाँ पे यूज कैसे हो सकता है इसका, मतलब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि अगर मान लीजिए आंसर राइटिंग की जाती है, आंसर राइटिंग छोड़िए, मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक आप है और समझ लीजिए एक मैं हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि भैया ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप कहोगे अच्छा ठीक है चलिए हो रही है, लेकिन आप कैसे मान लेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग मैं कह दिया तो इसलिए आप मान लेंगे। मतलब कोई फैक्ट होना चाहिए ना कि देखिए 2016 में इतना था और 2018 में बढ़कर के तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि 2016 में 16 डिग्री सेल्सियस था। तो कोई हमारे पास डेटा होगा, किसी रिपोर्ट के बारे में बताया गया होगा कि इस रिपोर्ट ने ऐसा कहा था, कोई सूचकांक आया होगा, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बात कही होगी, उसके बेस पे हम कहेंगे ना। तो वही ये डेटा है जो आपका आंसर राइटिंग को प्रूव करेगा कि आप जो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं। आप अपने मन से कुछ भी कह दोगे और एग्जामिनर क्यों मान लेगा भाई, जब तक आप रिपोर्ट नहीं बताओगे, कोई आप डेटा नहीं दोगे कि 2016 में इतना तापमान था और 2020 में बढ़कर के इतना हो गया, तो कैसे वो मानेगा एग्जामिनर कि आप सही कह रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इस डेटा का प्रयोग हम वहीं पे कर सकते हैं, यानी कि हम अपने आंसर राइटिंग को इंरिच करने में, समृद्ध करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और 2016 की इसी अवधि की तुलना में 0.05 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो सबसे गर्म वर्ष था। 2016 को सबसे गर्म वर्ष माना जा रहा है। इससे भी अधिक तापमान कितना, 0.05 डिग्री सेल्सियस, इससे भी अधिक तापमान हो चुका है इस बार। 2023 में दुनिया का औसत तापमान 1850 से लेकर के 1900 की आधारभूत अवधि, वही जो पूर्व औद्योगिक स्तर की बात की जा रही है, तो इसी को आधारभूत मान लिया गया कि जो यहाँ पे तापमान था वो बहुत अच्छा था, यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा था, पर्यावरण अच्छा था, तो इसी को हमने बेस मान लिया है। अवधि से 1.40 डिग्री सेल्सियस अधिक था। अच्छा देखिए, मान लीजिए कोई कह रहे कि अधिक है या कम है, मोटा है या पतला है, छोटा है या बड़ा है, ये कैसे पता चल रहा है, मतलब कैसे पता चलता है कि कोई बड़ा है या छोटा है। तो जाहिर सी बात है कि किसी की तुलना में तुलना करते हैं तभी तो पता चलता है कि कोई मोटा है, पतला है या छोटा है या बड़ा है। तो वही बात यहाँ पे भी की जा रही है कि तुलना करने के लिए हमने बेस ईयर किसको माना है, तो 1850 से लेकर के 1900 का जो समय था हमने उसी को बेस ईयर मान लिया। इसी की तुलना में हम कहते हैं कि तापमान बढ़ रहा है, तापमान घट रहा है, या तापमान में कितना वृद्धि हुई है, तो ये इसी के बेस पे हम कह रहे हैं। अगला बिंदु है कि कॉपरनिकस क्लाइमेट बुलेटिन के अनुसार सितंबर 2023 में यूरोप के अधिकांश हिस्से में 1991 से 2020 के औसत से काफी अधिक तापमान का अनुभव हुआ।
अब ये निकल के आया कि कॉपरनिकस क्लाइमेट बुलेटिन, आप इसका नाम यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। आप ये भी बता सकते हो कि यूरोप जैसा क्षेत्र जहां पे बर्फ पड़ी रहती है वहां पे भी तापमान बढ़ रहा है, ये भी समस्या निकल के आ रही है, तो आप इसका नाम यूज कर सकते हो वहां पे। फ्रांस से फिनलैंड तक और उत्तर पश्चिमी रूस तक फैले एक क्षेत्र ने अपने अब तक के सबसे गर्म सितंबर की सूचना दी है। तो ये देख रहे हैं ना, सितंबर मतलब सितंबर सबको परेशान करके जा रहा है। विशेष रूप से बेल्जियम और यूके दोनों को महीने की शुरुआत में अद्वितीय गर्मी की स्थिति का सामना करना पड़ा है। अब ये सारे फैक्ट्स हैं जो हम अपने आंसर राइटिंग में यूज करके अपने आंसर राइटिंग को समृद्ध कर सकते हैं, जो हम अपनी बात प्रूव करने के लिए कह सकते हैं। किसी से बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है, तो वहाँ पे हम ये बता सकते हैं ना कि कॉपरनिकस क्लाइमेट बुलेटिन के अनुसार ये बातें बताई गई हैं। यहाँ पे शुरू में चार्ट 2 के बारे में बात कर रहे थे, उसको भी देख लेते हैं, चार्ट 2 को भी देख लेते हैं। ये आपका चार्ट 2। इस चार्ट में क्या दिखाएगा, तो इस चार्ट में ये दिखाएगा 1940 से लेकर के 2023 के बीच 30 सबसे गर्म महीनों को जब वैश्विक औसत सतही तापमान था ना हवा का, उसके बारे में दिखाया गया है। कब से कब तक लेकर के, तो 1940 से लेकर के 2023 तक का 30 महीनों के बारे में ये डिटेल्स दी गई कि किसमें सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पे था। तो आप ये देख सकते हो कि जुलाई 2023 और अगस्त 2023 इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। ये आप देख सकते हो कि जुलाई में सबसे ज्यादा था, फिर उसके अलावा आप अगस्त में देख सकते हो, फिर इस तरीके से जून हो गया और यहाँ पे सितंबर, क्योंकि चारों को देखिए आप रेड कलर से दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा हो गया था। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई जो चार्ट में दिखाई गई। अब किसी को चार्ट समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, चार्ट से देख सकते हैं, नहीं समझ आता है तो ये सारे डेटा यहाँ पे लिखे गए। बात करें 1940 और 2023 के बीच 30 सबसे गर्म महीनों के लिए औसत वैश्विक सतही हवा का तापमान दिखाता है, जो आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आरोही क्रम का क्या मतलब है, बढ़ते क्रम में। आप देख भी सकते हो लगातार ये बढ़ता ही जाएगा इस तरीके से। 2023 के जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के तापमान पर प्रकाश डाला गया है क्योंकि इसको रेड कलर से दिखाएगा, आप भी देख सकते हैं। 2023 का अब तक का सबसे गर्म सितंबर रिकॉर्ड पर अब तक के सबसे गर्म 2 महीनों कौन कौन से, जुलाई और अगस्त 2023 के बाद आया है। यानी अभी तक का सबसे गर्म महीना कौन सा बीता है, तो जुलाई और अगस्त 2023 बीता है। और इसके बाद किसका स्थान आता है, तो इसके बाद आता है सितंबर का। जुलाई, अगस्त और सितंबर लगातार तीनों बीते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि 2023 जो है ये सबसे गर्म वर्ष होने की राह पर अग्रसर है। जब वैश्विक औसत तापमान क्रमशः 16.95 डिग्री सेल्सियस और 16.82 के मासिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया। इन 2 महीनों में उल्लेखनीय वृद्धि विशेष रूप से जुलाई 2019 के 16.63 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड की तुलना में चार्ट 2 में स्पष्ट है। वही चीज जो चार्ट में दिखाई गई ना, आप यहाँ से देख सकते हो 2009 जुलाई का हो गया और यहाँ पे 2018 के जुलाई का दिखाया जा रहा है, अगस्त 2019 का दिखाया गया। ये डेटा दिखाया कि 30 सबसे गर्म महीने कौन कौन से थे 1940 से लेकर के 2023 के बीच में, तो इसके बारे में दिखाया गया है। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट बताया जाए कि जो सितंबर 2023 दिखाया गया ना, इस चार्ट में दर्शाया गया एकमात्र सितंबर, यानी सितंबर का एकमात्र महीना जो रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म, वो कब का है, तो 2023 का है। उसको आप यहाँ से देखिए, जुलाई हो गया, जून, जुलाई, जून, जुलाई, जून, जुलाई, सितंबर, और यहाँ पे सितंबर 2023, बस यही एक बार सितंबर आया। बाकी आप देखिए जुलाई, अगस्त, अगस्त, जुलाई, जून, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, मतलब यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त के बीच में फंसा था। ये सितंबर पहली बार रिकॉर्ड किया गया 2023 में कि सबसे गर्म महीनों में इसका नाम आ रहा है। 2023 से पहले सबसे गर्म सितंबर में औसत सतही हवा का तापमान 15.88 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो चार्ट 2 में शामिल होने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी इसके पहले जो सबसे हाईएस्ट तापमान रिकॉर्ड किया गया था सितंबर के माह में, तो वो इतना नहीं था कि इसको हम चार्ट में दिखाएं, यानी 30 सबसे गर्म महीने जो बीते थे उसमें से एक नहीं था। अब 2 चार्ट तो होगा, तो चार्ट 3 भी देखिए, चार्ट 3 कहाँ है, ये रहा चार्ट 3 आपका। तो इसके बारे में क्या बात कर रही है, 1 जनवरी 1940 से 30 सितंबर 2023 तक वैश्विक दैनिक सतही वायु तापमान डिग्री सेल्सियस में को दर्शाता है, जिसे प्रत्येक वर्ष के लिए समय श्रृंखला के रूप में दर्शाया गया है। 2023 के लिए लाइन पर प्रकाश डाला गया है, अन्य वर्षों को ग्रे रंग में चिन्हित किया गया है, जबकि 2023 को रेड रंग से इस तरीके से आप देख सकते हैं चिन्हित किया गया है। यहाँ पे भी डेटा 1 जनवरी 1940 से लेकर के 30 सितंबर 2030 तक का दिखाया गया है, प्रत्येक वर्ष के हिसाब से दिखाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, और यहाँ पे आप ये देखिए जो अलग कलर की लाइन दिख रही है ना, ये 2023 की लाइन है, पिंक कलर में थोड़ा सा दिखाएगा, जो 2023 की लाइन दिखाएगा कि कितना ज्यादा तापमान इनका हाई रहा है, ऐसे जो ये बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए बताया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव है 1850 से लेकर के 1900 का जो स्तर था वहां पे, जिसको हमने बेस माना हुआ है, उससे ये कितना अधिक है, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। अब यही सारी चीजें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की ना, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, तो एक बार आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। और देखिए ये फैक्ट है, और फैक्ट को एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, आप उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर उसको अपने आंसर राइटिंग में, इससे में या किसी से डिस्कशन में यूज करिए। हो सकता है कि 1-2 बार आपका फैक्ट्स गलत हो जाए, पर जब आप बार बार यूज करोगे ना तो अपने आप सही हो जाएगा। उसका वही एक तरीका है, और उसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता, मतलब कोई इंजेक्शन नहीं आता कि आपको लगा दिया जाए और फैक्ट्स याद हो जाएंगे। तो उसका वही एकमात्र तरीका है कि उसको बार बार देखिए, दोहराइए, और ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करिए अपने आंसर राइटिंग में, अपने बातों में, किसी से डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां पे आप यूज करिए। वही एक तरीका है जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। अब ये रहा एक और चार्ट, चार्ट नंबर 4। तो पहले चार्ट देख लीजिए, है ना, ये क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है अंटार्कटिका का जो बर्फ है ना वो कैसे पिघला है डेली,
कब से कब तक लेकर के, तो 1979 से लेकर के 2023 के सितंबर तक ये कैसे पिघलता पिघलता क्या स्थितियां बनी उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। अदर ईयर्स जो है ये इस वाली लाइन से दिखाया गया है, 2023 जो है ये आपको पिंक वाली लाइन से दिखाया गया है, जो ब्लू वाली लाइन है वो आपको 2022 वाली लाइन दिखा रही है। तो इतना तो मतलब मोटा मोटा चार्ट समझ आता होगा ना यार, वही चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है कि बर्फ कैसे पिघला है। और चलिए अगर किसी को नहीं भी समझ आता तो क्या होगा, इसमें शर्माने वाली बात थोड़ी ना है, यहाँ पे इसलिए वो सारी चीजें लिख दी गई ना, तो आप पढ़ लीजिए इसको, या फिर चलिए मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ। कहते हैं ना कि सुनने से थोड़ा ज्यादा याद होता है। बात करें चार्ट 1979 से सितंबर 2023 तक दैनिक अंटार्कटिक समुद्री बर्फ की सीमा को दर्शाता है। वर्ष 2023 पर प्रकाश डाला गया, नहीं वही जो पिंक कलर से दिखाएगा ना अलग तरीके से। 1991 से लेकर के 2020 का माध्य एक बिंदीदार रेखा के रूप में दिखाया गया है। इस बीच सितंबर 2023 में मासिक औसत आर्कटिक समुद्री बर्फ का विस्तार अपने वार्षिक न्यूनतम 4.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर तक पहुंच गया, जो सितंबर 1991 से लेकर के 2020 के औसत से लगभग 1.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर या 18% कम है। यानी अब तक ये कितना पिघल चुका, तो 1.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के बारे में, मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन में लगभग 10 लाख होता है, लगभग क्या मतलब 10 लाख होता है। तो अंटार्कटिका की इतनी ज्यादा बर्फ पिघल रही है। अब आपको पिघल रही तो क्या होगा, उससे हमारे ऊपर क्या लेना देना, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अब ये जो फैक्ट पढ़ा था ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका सिर्फ आप यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में। इसका मेन मुद्दा क्या है, मतलब इसका कोर वैल्यू कहाँ पे निकल के आ रहा है, तो इसका कोर वैल्यू जो है ना वो ये है कि जो आपका तापमान बढ़ रहा है उससे होगा क्या, मतलब तापमान बढ़ने के बाद क्या, उसके बाद क्या होगा। तापमान बढ़ रहा है चलिए हम जान गए, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, उसका इम्पैक्ट यही पड़ने वाला है जलवायु परिवर्तन। ये कैसे होता है, तो देखिए जो कार्बन उत्सर्जन होता है ना, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि तापमान में वृद्धि होती है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो इसकी वजह से जलवायु परिवर्तित होती है और इसी को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। इसी को रोकने के लिए तो इतनी जद्दोजहद हो रही है वैश्विक स्तर पर। आप देखिए कॉप के सम्मेलन किए जा रहे हैं, आईपीसीसी का गठन हो गया, और उसके अलावा आप देखेंगे यूनिप हो गया, मतलब एक से एक संगठन बनाया गया इसको रोकने के लिए। और ये जो मुद्दा चल रहा है वर्तमान समय एसडीजी का मुद्दा हो गया, ये सारी चीजें पर्यावरण को ध्यान में रख करके ही की जा रही हैं। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड्स यहाँ से शुरू होती हैं। वो तो एक फैक्ट था, उसको आपको याद रखना है, जितने फैक्ट्स याद हो जाए उतना ज्यादा बेहतर है, नहीं भी याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैक्ट्स के बिना आपका आंसर है ना अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि कोई भी चीज आप खुद देखें ना, एक लड़का ये लिख रहा है कि तापमान में वृद्धि हो रही है, अगर आप ही को कॉपी चेक करने के लिए दे दी जाए, कोई लड़का ये कहता है कि 2020 की तुलना में 2023 में तापमान में वृद्धि हुई है, बस इतना सा लिख के छोड़ दिया। वहीं दूसरा लड़का ये लिख रहा है कि एक रिसर्च के अनुसार, अब उस रिसर्च का नाम भी लिख दे, कॉपरनिकस बुलेटिन के अनुसार ये बताया गया कि 2020 की तुलना में 2023 में तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। अब आप ये देखिए, आप किसको ज्यादा नंबर देखो, आप खुद से सोच के देखो, तो वही चीज है, ठीक एकदम सेम वही चीज है। अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या है, तो अगर इसमें हम प्राकृतिक गतिविधियों के बारे में या प्राकृतिक कारण के बारे में देखें, तो महाद्वीपीय संवहन, ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का झुकाव और समुद्री धाराएं। अगर इसमें से हम महाद्वीपीय संवहन के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब पृथ्वी की संरचना बनी थी, एकदम शुरुआत हुई थी, तो आप सभी को पता होगा कि सारे महाद्वीप सटे सटे थे, मतलब एक बड़ा सा महाद्वीप था और एक बड़ा सा ये आपका था महासागर, बस यही दो चीजें थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि महाद्वीप लगातार टूट रहे हैं, लगातार खिसक रहे हैं एक दूसरे से, दूसरी दिशा में भाग रहे हैं। जैसे आप देखेंगे जो हमारा भारत महाद्वीप है ये भी उत्तर दिशा में खिसक रहा है, तो इसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है जलवायु परिवर्तन पर। इसी तरीके से ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में बात करें, जब भी ज्वालामुखी फूटती है ना, तो यहाँ पे CO2 हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, इसी तरीके से जलवाष्प हो गई, मतलब बहुत सारी गैसें निकलती हैं और ये क्या करते हैं तो वायुमंडल में जाती हैं, और वायुमंडल में जा करके वहाँ पे एक परत बना देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है ना वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, यहीं पर ऑब्जर्व होकर रह जाता है, और जब पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है तो ये कुछ हद तक तापमान को कम करती है। उसके अलावा पृथ्वी का झुकाव, इसकी वजह से आप सभी को पता है कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और जब गर्मी का टाइम रहता है तो तापमान अधिक रहता है, सर्दी का टाइम आता है तो तापमान बहुत कम हो जाता है, तो इसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा समुद्री धाराओं के बारे में बात करें तो आप सभी को पता होगा कि समुद्री धाराएं भी तापमान को यहाँ से वहाँ पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। उसके अलावा लवणीकरण हो गया, उसके अलावा फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं समुद्री धाराओं को लेकर के जो वाष्पीकरण का मुद्दा है, जहाँ पे भी समुद्र रहता है तो वहाँ पे वर्षा थोड़ी सी अधिक होती है, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए उनको जल मिल जाता है, और जहाँ पे जल मिलेगा तो वहाँ पे वर्षा भी अधिक होगी। जब वर्षा अधिक होगी तो जाहिर सी बात है कि आसपास के क्षेत्रों में कृषि जैसे मुद्दे हो गए वो सारी चीजें अलग लेवल पर जाके की जा सकती हैं, तो ये सारे मुद्दे थे। अगर हम मानवीय गतिविधियों के बारे में बात करें तो शहरीकरण, और यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, मानवीय गतिविधियों में सबसे बड़ा तो मुद्दा वही है कि बढ़ती जनसंख्या। सारी चीजें इसी के लिए तो की जा रही है, आप देखेंगे जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो हम लोग कृषि के ऊपर निर्भरता कम करते जा रहे हैं, और यहाँ पे कृषि का जो क्षेत्र था उसको काटते पीटते घटाते हुए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घर बना रहे हैं, बस्तियां बना रहे हैं, आवास बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं, तो इस शहरीकरण का मुद्दा भी निकल के आता है। फिर कचरे को सही से निपटारा नहीं किया जाता, तो उसकी वजह से भी आप देखेंगे मार्च जैसी गैसें निकलती हैं, यानी कि मीथेन जैसी गैसें निकलती हैं, तो भी निगेटिव इंपैक्ट डालती हैं वायुमंडल पर, जलवायु परिवर्तन पर। इसी तरीके से वन उन्मूलन, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि आप देखेंगे पेड़ पौधे जो होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को, खास करके कार्बन को ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से तापमान संतुलन बना रहता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं लगातार, शहरीकरण के नाम पे, कभी कभी डेवलपमेंट के नाम पे इनको काट करके जंगलों को सफाई करते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से कार्बन अवशोषण की क्षमता कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है।
इसके अलावा रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग आप देखेंगे खेतों में बीजों का उपयोग किया जाता है, तो उसको जल्दी से जल्दी पैदा करने के लिए और उसकी उपज बढ़ाने के लिए कई बार क्या किया जाता है, तो यूरिया का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है जो अंततः मृदा के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उसके अलावा जो फसल होती है उसके ऊपर भी, और जो लोग खाते हैं उसके ऊपर भी, और अंततः आप देखिएगा तो हमारे ग्रह के ऊपर, हमारे जलवायु के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। अगर हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो वर्षा पर प्रभाव। अब वर्षा का क्या है, जैसे देखिए जो आर्कटिक की बर्फ पिघलते पिघलते आ रही है, तो जब एक बार बर्फ पिघल जाएगी और ये आएगी कहाँ पे, महासागरों में, तो अगर हम देखते हैं अल्पकालिक अवधि में, तो अल्पकालिक अवधि में तो जल की उपलब्धता अधिक हो जाएगी। जब जल की उपलब्धता अधिक होगी तो यहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो वर्षा अधिक होगी। लेकिन जब ये, अगर हम दीर्घ काल में देखें, तो जब बर्फ खत्म हो जाएगी, अंटार्कटिका की बर्फ हो गई, हिमालय की बर्फ हो गई, जब ये खत्म हो जाए तो हमारे पास जल का स्रोत कहाँ बचेगा। जो गंगा जैसी नदियां निकल करके आ रही हैं वो कहाँ जाएंगी, बारिश कहाँ से होगी, तो बारिश के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा अंततः। इसी तरीके से समुद्र जल स्तर का अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्योंकि शुरुआत में तो जब बर्फ पिघलेगी तो इनके पास पानी का अधिकता हो जाएगी समुद्रों में, यहाँ पे इनका सरफेस बढ़ जाएगा, सतह का जो जल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन बाद में क्या होगा, जब बर्फ ही नहीं बचेगी तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा, तो ये दिक्कत निकल कर आएगी। इसी तरीके से बात की जा रही है कृषि पर प्रभाव के बारे में, तो कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब वर्षा ही नहीं होगी, जल की उपलब्धता ही नहीं होगी, सिंचाई ही नहीं कर पाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा, और जब पानी नहीं मिलेगा तो हमारी फसल कैसे होगी। उसके अलावा बात करें जैव विविधता पर प्रभाव। अब जैव विविधता पर तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं, किसकी वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से। इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का, मतलब कितनी सारी प्रजातियां जो है नष्ट हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, उनके बारे में जानकारी ही नहीं मिल रही है। बस इतना पता है कि पहले कभी थी, अब आने वाली पीढ़ी उनको कभी देख नहीं पाएगी। तो ये भी इम्पैक्ट पड़ रहा है जैव विविधता पर। उसके अलावा मानव स्वास्थ्य पर, मानव स्वास्थ्य का तो आप देख ही रहे हैं कि एक एक से बीमारी, कोरोना मोरोना ट्रोना, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी निकल के आ रही है, कभी जीका वायरस, कभी निफा वायरस, कभी फीका वायरस, कभी तीखा वायरस, कभी कोरोना वायरस, मतलब क्या क्या नहीं निकल के आ रहा है। यहाँ पे कैंसर जैसी बीमारियां हो गई, आंखों की बीमारी हो गई, त्वचा की बीमारी हो गई, फेफड़े की बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गया, इतनी सारी चीजें इसका इम्पैक्ट डालती हैं। अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें पहला जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी, दूसरा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यूएनएफसीसीसी, पेरिस समझौता 2015 का हो गया, कॉप सम्मेलन हो गया। तो ये सारी मीटिंग्स है, ये सारे संगठन है, ये सारे पहल हैं जो वैश्विक स्तर पर किए जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। और भी पहल हैं जो आप ऐड कर सकते हो। अगर हम भारत के स्तर पर देखते हैं कि भारत क्या कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपको पता होगा कि भारत ने इसका निर्माण किया और फिर भारत ही अध्यक्ष भी था। वैसे आप में से कितने लोग को ये पता है कि जो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका भारत ने किसके साथ मिलकर के गठन किया था। एक और देश था, अगर आप लोग वो बता दो कमेंट बॉक्स में ना तो मजा आ जाए। मतलब फिर ये लगेगा ना कि आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई भी बस मुंह उठा के चले आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस हैं, ये लगेगा ना फिर। उसके अलावा बात करें जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इस कार्य योजना में 8 मिशन शामिल हैं। तो ये कौन कौन से मिशन है, राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये सारे मिशन चलाए जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, किसके द्वारा, तो भारत के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको याद रखिएगा। मतलब ये सारी चीजें ऐसी है जिसको याद रखना बहुत जरूरी रहता है। तो अब ये रहा आपका टॉपिक। टॉपिक आपने देखा कि पहले टॉपिक क्या था कि जो तापमान है वो बढ़ रहा है, अब तापमान बढ़ने की वजह से क्या, और जलवायु परिवर्तन होता है। हमने जलवायु परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में जाना, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीजें हमने इस आर्टिकल में देखी है। तो मुझे लगता है कि टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते तो ये मेल आईडी, आप यहाँ पे भी मेल करके बता सकते हैं कि टॉपिक समझ नहीं आया, ये पॉइंट समझ नहीं आया। अभी तो टॉपिक हो गया, चलिए अब इसको देखते हैं, इसका अभ्यास प्रश्न। बात करें जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का उल्लेख करते हुए इससे निपटने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कीजिए। तो इसको अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन को, चाहे आप 2 लाइन लिखेगा, चाहे आप 20 लाइन लिखेगा, चाहे आप 150 शब्द लिखेगा, चाहे 15 शब्द लिखेगा, लेकिन लिखिएगा जरूर इसको। दोस्तों एक छोटा सा आर्टिकल है कृष्णा जल विवाद के बारे में बात की है। इसके पहले हमने कावेरी जल विवाद के बारे में बहुत ही डिटेल्स में कवर किया हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी नदियां ना जिनको लेकर के 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद बना रहता है। तो एक बार हम ये समझ लें कि इसके कानूनी प्रावधान क्या है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, और फिर उसके अलावा फिर ये जो नदी का लेकर के विवाद रहता है तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, ये सारी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको देखते हैं कि कौन से टॉपिक से जुड़े हैं, तो समान अध्ययन 2 से और समान अध्ययन 3 से। तो चलिए हम देखते हैं कि ये मुद्दा क्या है, चर्चा में क्यों बना हुआ और इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए जा चुके हैं, ये पहले कैसे था, अब क्या हो गया, मतलब सारी चीजें हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं बहुत ही विस्तार में। बात करें चर्चा में क्यों, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच निर्णय हेतु अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम ISRWD 1956 के तहत मौजूदा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण सेकंड KWDT कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकंड के लिए एक अन्य संदर्भ की शर्तों के मुद्दे को मंजूरी दे दी है। अभी कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण सेकंड क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। इसका गठन कब किया गया था, तो अप्रैल 2004 में
कौन सा अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसी अधिनियम के तहत किया गया था, ISRWD। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। कृष्णा नदी से संबंधित जल वितरण विवादों के समाधान हेतु किया गया था। कब किया गया था इसका गठन? तो इसका गठन किया गया था अप्रैल 2004 में, और इस अधिनियम के तहत किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो जो कृष्णा नदी से संबंधित जल विवाद है उसके के लिए किया गया था। बात करें महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी के जल वितरण विवाद का समाधान करने के लिए इसका प्रावधान किया गया था। अब देखिए, आप जिस राज्य से है ना, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि उस राज्य में कौन कौन सी नदी को लेकर के विवाद है और इस विवाद में कौन कौन से शामिल है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में आपके राज्य, मान लीजिए आप कोई महाराष्ट्र से या फिर कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, अब उनसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि आपके यहाँ पे कृष्णा नदी को लेकर के विवाद चल रहा है, तो विवाद क्या है, या फिर कृष्णा जल विवाद के अलावा और कौन कौन से विवाद चल रहे हैं, कि आपको कोई जानकारी है, तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा एक बार। KWDT सेकंड ने जल की उपलब्धता, राज्यों को इसकी आपूर्ति और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर कृष्णा नदी के जल की अनुशंसा एवं आवंटन सुनिश्चित किया। इसने प्रत्येक राज्य को एक निश्चित मात्रा में जल उपलब्ध कराया। इसमें उस प्रत्येक हिस्से को रेखांकित किया गया जिसे वे प्राप्त करने के हकदार थे। यानी ये जो विवाद न्यायाधिकरण था ना, इसने क्या किया था, तो सारे राज्यों को, कितने राज्य इसमें, तो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों को क्या किया था, तो थोड़ा थोड़ा एक निश्चित मात्रा दे दी थी कि आप इतना यूज करोगे पानी का, आप इतना यूज करोगे, आप इतना यूज करोगे, मतलब सबके लिए फिक्स कर दिया था। अब अगर हम देखें कृष्णा जल विवाद के बारे में, तो विवाद में शामिल राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगर इन 4 राज्यों में से कोई है तो भैया आप उसको ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा आपके राज्य में और कौन कौन से विवाद चल रहे हैं उसको भी देख लीजिएगा। विवाद का प्रमुख कारण क्या है? तो राज्यों की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं, ऐतिहासिक मतभेद तथा राजनीतिक व प्रशासनिक परिदृश्य में बदलाव, ये विवाद के प्रमुख कारण है। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है? तो विवाद का केंद्र क्या है? श्री शैलम बांध। ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया इसको, यह विवाद का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आंध्र प्रदेश ने विद्युत उत्पादन के लिए श्री शैलम बांध के जल को तेलंगाना द्वारा उपयोग का विरोध किया है। यानी जो ये श्री शैलम बांध है ना, इसका प्रयोग कौन कर रहा था? तेलंगाना कर रहा था। किसके लिए? तो जल विद्युत के उत्पादन के लिए। और इसी का विरोध किसने किया है? तो किया है आंध्र प्रदेश ने। तो इसी की वजह से आजकल चर्चा में यही लेकर के ही लड़ रहे हैं फिर से। इसका संबंध वर्ष 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन से जुड़ा हुआ है, जिसका समाधान वर्ष 1973 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण KWDT के माध्यम से किया गया था। वर्ष 2004 में दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कृष्णा नदी के जल को पुनः आवंटित करने के लिए की गई थी। इसी के बारे में बात की जा रही है। KWDT आवंटन वर्ष 2010 के अनुसार इसके द्वारा कृष्णा नदी के जल का आवंटन इस पर 65% निर्भरता और अधिशेष प्रवाह के लिए निम्नानुसार किया गया था। अब यानी किसको कितना पानी अलाउ किया गया था उसके बारे में अगर हम देखें, तो महाराष्ट्र को कितना, 81,000 मिलियन घन फीट TMC। इसी तरीके से कर्नाटक को कितना अलाउ किया गया था? तो 177 TMC। आंध्र प्रदेश को कितना? तो 190 TMC। अच्छा, आप सोचोगे 4 राज्यों के बीच है, तेलंगाना कहाँ गया? यहाँ पे तो 3 ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये भी तो देखो ना, मुद्दा कब का? ये 2010 में आवंटन किया गया था, और तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो 2014 में हुआ। ठीक है, जब 2014 में तेलंगाना बना तो फिर से ये मुद्दा उठा, और जब ये मुद्दा उठा 2014 में, तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र और कर्नाटक थे, इन्होंने ये कहा कि देखो भैया आंध्र प्रदेश, तुमसे अलग होकर के तेलंगाना बना, तुम्हारा छोटा भाई है या तुम्हारा बेटा जो भी है, तब तुम ही दो अपने पानी में से इसको पानी, हम लोग नहीं दे रहे। अब फिर से हमें लेकर के इसमें मत खींचो। तुम यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तुम लोग आपस में समझ लो कि क्या करना है क्या नहीं करना, तुम ही अपने पास से पानी दो, क्योंकि तुम ही से अलग होकर के बना, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आंध्र प्रदेश की चुनौतियां। वर्ष 2011 में आंध्र प्रदेश ने एक विशेष अनुमति याचिका सहित कानूनी कार्रवाई के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष KWDT द्वारा किए गए आवंटन को चुनौती दी। कब? 2011 में। वर्ष 2013 में KWDT ने एक अन्य रिपोर्ट जारी की, जिसे वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश द्वारा फिर से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। मतलब आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा दिक्कत है। 2011 में भी इसने चुनौती दायर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में। फिर 2013 में जब KWDT, अब ये वही है ना, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जब इसने फिर से रिपोर्ट दी 2013 में, तो इसने 2014 में फिर से जाकर के याचिका दायर कर दी। तेलंगाना के गठन के बाद वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश ने 4 राज्यों के बीच कृष्णा जल आवंटन की समीक्षा की मांग की। महाराष्ट्र और कर्नाटक ने तर्क प्रस्तुत किया कि तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ था, इसलिए जल का आवंटन आंध्र प्रदेश के हिस्से में से होना चाहिए, जिसे कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी। तो वही चीज जो अभी हमने यहाँ पे बात की थी। ये जो जल विवाद है, इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान के अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262, इस आर्टिकल को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और आए दिन कोई ना कोई जल विवाद लगातार चर्चा में बना ही रहता है। तो कम से कम इस आर्टिकल को याद रखिए, जो इसका स्टैटिक पर्सन जैसे संवैधानिक प्रावधान हो गया, और फिर अंतर्राज्य नदी जल अधिनियम 1956 का हो गया, इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा। तो बात की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के बारे में, ये क्या कहता है? तो अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है, और ये अधिकार किसको देता है कि न्याय निर्णय करने का अधिकार किसको होगा? तो ये होगा संसद को। संसद इस उद्देश्य के लिए कानून बना सकती है, यानी संसद को अधिकार दिया गया कि कोई कानून बनाए जो यहाँ पे जल विवाद से संबंधित मुद्दों को देखे, और इसी का प्रयोग करते हुए संसद ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया था। केंद्र सरकार को राज्यों के बीच
जल विवादों को सुलझाने के लिए तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो KWDT संदर्भ की नई शर्तें प्रदान करेगा, जिसके तहत न्यायाधिकरण भविष्य में कृष्णा नदी के जल को दोनों राज्यों कौन कौन से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विभाजित करेगा। यह दोनों राज्यों में विकासात्मक या भविष्य के उद्देश्यों हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए परियोजनावार जल आवंटित करेगा। अब हम देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये ना पूछे कि जो यहाँ पे कृष्णा जल विवाद है वो कौन कौन से राज्यों के बीच में, आपसे ये पूछ ले कि कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है, मोहाना कहाँ पे बनाती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। और यूपीएससी का तो रिकॉर्ड आप उठा के देखिए तो सही, उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो नदी है इसकी पर्टिकुलर सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। और कई बार तो ऐसे पूछा जाता है कि दाहिने किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, या फिर बाएं किनारे से मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदियाँ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट। बात करें इसका उद्गम कहाँ से होता है तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर सतारा के निकट से इसका उद्गम होता है, और ये गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका ड्रेनेज ये तो 4 राज्यों महाराष्ट्र 303 किलोमीटर, उत्तरी कर्नाटक 480 किलोमीटर और शेष 1300 किलोमीटर कहाँ पे तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। ये मोहना कहाँ पे बनाती है, यानी ये कहाँ पे गिरती है, इसका जल कहाँ पे जाके अंततः मिलता है तो ये बंगाल की खाड़ी में जाता है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है तो दाई ओर की सहायक नदियां घटप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा है। बाएं ओर की सहायक नदियां भीमा, मुसी और मुन्नेरू। देखिए इसके अलावा और भी नदियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नदियों के नाम दिए गए। तो ऐसा नहीं कि अगर आप एक दो और नदियों का नाम जानते तो आप कहें सर ये तो ये भी है आपने बताया नहीं, हो सकता है कि एक दो और नदियां हो तो उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ महत्वपूर्ण नदियों के नाम लिखे गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है इस नदी के ऊपर तो कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमाटी, नारायणपुर और भद्रा, ये इस नदी के ऊपर जल विद्युत परियोजनाएं हैं। और अगर हम इसके पौराणिक महत्व के बारे में बात करें, मतलब यहाँ पे जो पौराणिक कथा हमारे चले जैसे रामायण महाभारत, तो यहाँ पे भी या फिर ऐतिहासिक आप एक तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पे भी इसके बारे में जिक्र किया गया, वर्णन किया गया। बात की जाए इसे पुराणों में कृष्णवेना अथवा योगिनी तंत्र एक तांत्रिक ग्रंथ में कृष्णावेनी के नाम से जाना जाता है। इसे जातकों और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में कान्हा पिन्ना के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि हाथी गुम्फा अभिलेख में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक ही लाइन से ना दो चीज आपकी बन सकती है। पहले तो ये कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है किसका है, तो यहाँ पे बात की जा रही खारवेल का है। दूसरा तो ये कि जो कृष्णा नदी है इसके बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णन किया गया। तो आपका दो स्टेटमेंट तो यहीं से बन सकता है बहुत आसानी से। तो जब भी कोई पॉइंट पढ़े तो उस पॉइंट कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइन, तो जब भी कोई पॉइंट पढ़े तो उस पॉइंट के बीच में पढ़िए। ये देखिए कि उसके पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे रही आपकी कृष्णा नदी का मैप। अब आपको कहे कहाँ है कृष्णा नदी कहाँ है ये देखो यहाँ है, ठीक है। मतलब मेरा पेन यहाँ पे चला गया था तो आप लोग को लग रहा हो कि यहाँ पे कहाँ कृष्णा नदी निकल रही, कृष्णा नदी यहाँ पे, कम से कम मैप पे तो देखो यार, मैप यहाँ पे दिया गया तो नदी यहाँ से कहाँ से निकलेगी, तो स्लाइड है। ये आपकी कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है, या फिर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक हो गया, और फिर इस तरीके से आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे तेलंगाना से होते हुए ये आपको आ रही है। तो आपने मैप पे भी देख लिया कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके बीच में, कृष्णा नदी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी देख लिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनुच्छेद 262 के बारे में बात कर लिया हमने। तो इस तरीके से इस आर्टिकल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब अगर आपका कोई पॉइंट छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कम से कम ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, और खास करके अगर आप इस राज्य से हैं, आप इन राज्यों में से किसी भी राज्य से हैं, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके राज्य से और कौन कौन से विवाद चल रहे हैं किस किस राज्यों के साथ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। उम्मीद है कि आर्टिकल समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई कमी रह गई तो कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर वहाँ पे नहीं कर सकते तो ये रही ये ईमेल आईडी, ठीक है, आप यहाँ पे भी ईमेल कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफाइड टॉपिक के बारे में। जैसे यहाँ पे पहला टॉपिक ये है कि बात करें कोरल रीफ ब्रेक थ्रू के बारे में। अब ये कोरल रीफ ब्रेक थ्रू क्या है, तो ये एक प्रकार की पहल है। ये एक पहल है किसके द्वारा शुरू की गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बात करें इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ICRI ने वर्ष 2023 में आयोजित 37वें इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव की आम बैठक में ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स GFCR और हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस HLCC की साझेदारी में कोरल रीफ ब्रेक थ्रू पहल प्रारंभ की। किसने प्रारंभ की है, तो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने। किस किस के साथ मिलकर के की है, तो ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स और हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस के साथ मिलकर के की है। अब अगर हम बात करें कोरल रीफ ब्रेक थ्रू पहल के बारे में, तो बात की जा रही है कि एक विज्ञान आधारित पहल है, यानी कि इसमें वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो मानवता के भविष्य में प्रवाल भित्तियों के योगदान एवं उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों से प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्स्थापना करना। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, तो वर्ष 2030 तक कम से कम कितना, तो 1,25,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत उष्णकटिबंधीय उथले जल वाले प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व को बनाए रखना। और इसके लिए कितना पैसा खर्च करने की बात की है, तो 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके अलावा बात करें कि इस पहल से विश्व भर में लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होगी।
यह पहल 4 कार्यबिंदु पर आधारित है। अब ये 4 कार्यबिंदु कौन-कौन से, अगर हम उसके बारे में देखें तो इसमें पहला पॉइंट है कार्यबिंदु 1, अत्यधिक मत्स्य पालन, विनाशकारी तटीय विकास और भूमि आधारित स्रोतों से होने वाले प्रदूषण जैसे स्थानीय कारकों के प्रभाव को कम करना। कार्यबिंदु 2 अगर हम देखते हैं तो प्रभावी संरक्षण के तहत प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र दोगुना करना। 30 by 30, अच्छा ये क्या है 30 by 30? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 by 30 एक वैश्विक पहल है। इसके अंतर्गत क्या करना, तो वर्ष 2030 तक 30% भूमि और महासागर दोनों को मिला करके इसकी क्षेत्र की रक्षा करना है। तो ये 30 by 30 अपने आप में ही एक पहल है। इसको किसने शुरू किया था, यूएनसीसीडी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 के दौरान प्रस्तावित किया गया था इसको। यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अगर इसको हिंदी में कहें तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो ये भी 30 by 30 का एक कार्यक्रम इसके द्वारा शुरू किया गया था। बात करें 30 by 30 जैसे अंतर्राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा लक्ष्यों के अनुरूप प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु अनुकूलन आधारित प्रयासों को बढ़ावा देना। ये कार्यबिंदु सेकंड था या कार्यबिंदु 2 था। अब अगर देखें कार्यबिंदु 3 क्या है, मतलब ये 4 पॉइंट है जिस पर ये लोग काम करेंगे, उसके बारे में बात करें तो 2 के बारे में हमने देख लिया। अब कार्यबिंदु 3 के बारे में हम देखते हैं। बड़े पैमाने पर नवीन समाधानों को खोजना व जलवायु अनुकूलन तंत्रों के विकास और कार्यान्वयन में सहायता करना, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 30% निम्नलिखित भित्तियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है। भित्ति वही कोरल रीफ्स, ठीक है। कार्य बिंदु 4 क्या है, तो इन प्रमुख पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए सार्वजनिक व निजी स्रोतों से वर्ष 2030 तक कम से कम 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश सुरक्षित करना। जहां पे लक्ष्य रखा गया था इसका 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए। तो ये कहाँ से लाने की बात की जा रही है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को मिलाकर के लाने की बात की जा रही है। अगला बिंदु की कोरल ब्रेक थ्रू के लक्ष्यों को पूरा करने से सतत विकास लक्ष्यों जैसे कि एसडीजी 14, एसडीजी 14 क्या कहता है, एसडीजी 14 क्या कहता है, एसडीजी तो ये कहता है लाइफ बिलो वाटर, यानी जल के नीचे जो जीवन है उसके बारे में बात करता है। जल के नीचे जीवन का क्या मतलब, जैसे आप देखिएगा मछली हो गई, समुद्री जीव हो गए, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करता है एसडीजी 14। और ये जो कोरल रीफ है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये समुद्रों में पाई जाती है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। इसलिए यहाँ पे एसडीजी 14 को कहा जा रहा है कि विशेष रूप से एसडीजी 14 प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अब जिसके द्वारा ये पहल शुरू की गई, अगर हम उसके बारे में थोड़ा बहुत देखना चाहें तो राष्ट्रों और संगठनों के बीच एक वैश्विक साझेदारी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव के बारे में, जिसके द्वारा पहल शुरू की गई। क्या बताया कि राष्ट्रों और संगठनों के बीच एक वैश्विक साझेदारी है जो विश्व भर में प्रवाल भित्तियों एवं संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों को संरक्षित करने का प्रयास करती है। इस पहल की शुरुआत वर्ष 1994 में 8 देश की सरकारों द्वारा की गई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। घोषणा वर्ष 1994 में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के पहले सम्मेलन में की गई थी। आईसीआरआई से जुड़े संगठनों की संख्या 101 है, जिनमें 45 देश शामिल हैं। भारत भी उनमें से एक देश है। बाकी दो जो है उसके बारे में अगर देखना चाहिए, जैसे बात करिए हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस के बारे में, तो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों का समर्थन करने में व्यवसायों, शहरों, क्षेत्रों और निवेशकों जैसे गैर राज्य अभिकर्ताओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने एवं बेहतर करने हेतु उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। पेरिस समझौता कब हुआ था, 2015 में हुआ था। कब तक के लिए, तो 2030 तक के लिए। अगला है ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स। ये इन दोनों के साथ मिलकर के ये पहल शुरू की गई ना, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा तो बहुत बताया गया यहाँ पे। जीएफसीआर प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के लिए कार्रवाई करने तथा संसाधन जुटाने हेतु एक वित्त साधन है। क्या है, तो एक वित्त साधन है, यानी कि फाइनेंशियल सोर्स है। ये यहाँ से पैसा मिलता है। यह प्रवाल भित्तियों तथा उन पर निर्भर समुदायों को बचाने हेतु संधारणीय हस्तक्षेपों का समर्थन करने के लिए अनुदान और निजी पूंजी प्रदान करता है। पारिस्थितिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रत्यास्थता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, राष्ट्र, परोपकारी संस्थाएं, निजी निवेशक और संगठन ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स प्रवाल भित्तियों के लिए वैश्विक कोष गठबंधन में शामिल हो गए हैं। मतलब ये मोटा मोटा इनके बारे में बताया गया, कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स में इनके बारे में नहीं बताया गया है। बाकी जो पहल थी उसके बारे में बताया गया आपको। अब यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप तुरंत जाकर के प्रवाल भित्ति वाले जो चैप्टर है ना उसको रिवाइज करिए। अगर आपने नोट्स बनाया तो अपने नोट्स रिवाइज करिए, कहीं बुक्स में है उसको हाईलाइट किया तो आप जाके बुक्स पढ़िए, तुरंत आप उसको रिवाइज करिए। आप देखेंगे ना कि प्रवाल भित्तियों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसके लिए कई सारी वैश्विक पहल भी की गई है ताकि इसको संरक्षित किया जा सके। इसके लिए बहुत सारी पहले की गई हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि प्रवाल भित्ति मतलब कई सारे क्षेत्रों में काम आती है। जैसे आप देखेंगे तो मनोरंजन का क्षेत्र हो गया, दवाओं का क्षेत्र हो गया, यानी कि औषधीय प्रयोग कह सकते हैं, और उसके अलावा आप देखिए प्राकृतिक सौंदर्य बनाती हैं, और फिर जो तटीय राज्य हैं, तटीय क्षेत्र हैं, उनकी सुरक्षा भी करती हैं, तूफानों से हो गया, बाढ़ से हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो प्रवाल भित्ति इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग की तुरंत जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग तुरंत जाइए और तुरंत के तुरंत पहले इसको रिवाइज करिए।
प्राल भित्ति के चैप्टर को यानी कि कोरल रीफ्स को। आप यहाँ से देख सकते हैं इंपॉर्टेंस, क्योंकि यूपीएससी सिविल से परीक्षा और यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मैं ईयर लिखना शायद भूल गया, अगर मैं गलत है तो 2022 का क्वेश्चन है, 2022 या 21 का क्वेश्चन है, शायद ईयर लिखना मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ना। और यहाँ पे मेंस के लिए भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 2019 में से। और बहुत पुराना तो होगा नहीं, 4 ही साल हुआ अभी, तो 2019 में से क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, आप चाहें तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं। दोस्त अभी नेचर जनरल के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट कराई गई है, उसमें ये बताया गया है कि जो उभयचर हैं, अब ये उभयचर क्या होते हैं, तो उभयचर उन्हें कहा जाता है जो स्थल और जल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेंढक। तो प्रत्येक 5 में से 2 ऐसे उभयचर हैं जिनको समाप्ति की, जिनके विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, तो इसी के बारे में स्टडी रिवील करती है, इसी के बारे में ये अध्ययन है। चलिए हम देखते हैं कि इस अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है और स्टडी क्या है, फिर हम ये भी जानें कि उभयचर क्या होते हैं और इनका महत्व क्या है। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं, या फिर इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं। अगर बात करें चर्चा में क्यों है, तो नेचर जनरल में प्रकाशित ऑनगोइंग डिक्लाइंस फॉर द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस इन द फेस ऑफ इमर्जिंग थ्रेट्स, ये रहा उसका नाम, शीर्षक का, जिस शीर्षक से इन्होंने अध्ययन किया, जिस शीर्षक से इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इससे क्या पता चलता है, तो विश्व भर के उभयचरों के लिए विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से प्रमुख खतरों का पता चलता है। यह अध्ययन एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी द्वारा समन्वित द्वितीय वैश्विक उभयचर मूल्यांकन पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के उभयचर विशेषज्ञ समूह की एक शाखा है। इस मूल्यांकन में विश्व भर से 8,000 से अधिक उभयचर प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन किया गया, जिसमें 2,286 प्रजातियों का मूल्यांकन प्रथम बार किया गया है। तो ये कुछ ऐसे मोटे मोटे डेटा थे। अगर हम बात करें कि जो अध्ययन हुआ इसके प्रमुख बिंदु क्या, स्टडी में क्या क्या बताया गया, तो बात की जा रही है विलुप्त होने का जोखिम। विश्व में प्रत्येक 5 उभयचर प्रजातियों में से 2 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। विश्व स्तर पर लगभग 40.7% प्रजातियां खतरे में हैं, जो किसी भी प्रकार की प्रजाति के लिए सबसे बड़ा प्रतिशत है। यानी उभयचरों की लगभग 40.7% प्रजातियां खतरे में, जबकि वहीं पक्षियों के बारे में अगर हम बात करें तो 12.9%, सरीसृपों के बारे में बात करें तो 21.4% और स्तनधारियों के बारे में बात करें तो 26.5% प्रजातियां खतरे में। और आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि उभयचरों के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा है ये, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। वर्ष 2004 और 2022 के बीच 300 से अधिक उभयचर प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। इनमें से 39% प्रजातियों के लिए जलवायु परिवर्तन को प्राथमिक खतरे के रूप में देखा जाता है। मतलब जलवायु परिवर्तन की वजह से ना जाने कितनी सारी प्रजातियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि ये विलुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी इनके बारे में बस किताबों में पढ़ेंगे, इमेज देखेंगे, इनको रियल लाइफ में नहीं देख पाएंगी। बात की जा रही जो उभयचर होते हैं, ये पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति भी संवेदनशील हो जाते हैं। अब यहाँ पे विलुप्त उभयचरों के कुछ नाम दिए गए, जैसे बात की जा रही वर्ष 2004 के बाद से 4 उभयचर प्रजातियों को विलुप्त प्रजातियों के रूप में उल्लेखित किया गया था, जिसमें कोस्टरिका देश की चिरिक हॉर्लिक्विन मेंढक एटलोपस चिरिकिनेसिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की शार्प स्नॉट फ्रॉग, ये इसका वैज्ञानिक नाम है टोडेक्टाइलस एक्यूटिरोसिस्ट्रिस, और ग्वाटेमाला की क्राउगैस्टोर माइलोमिलॉन एवं जालपा फॉल्स ब्रुक सैलामाइंडर, ये इसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है सीडोयूरेसिया एक्सपेक्टाटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम दिया गया। ये प्रजातियां शामिल है जो विलुप्त हो चुके हैं 2004 के बाद से। संकटग्रस्त उभयचरों का सबसे बड़ा संकेंद्रण कहाँ पे है, अगर हम ये देखें तो बात की जाए संकटग्रस्त उभयचरों का सबसे बड़ा व्यापक संकेंद्रण कहाँ पे, कैरिबियाई द्वीप हो गए, मैक्सिको और मध्य अमेरिका हो गया, उष्णकटिबंधीय इंडीज क्षेत्र हो गया, भारत के पश्चिमी घाट हो गए, श्रीलंका हो गया, कैमरून, नाइजीरिया और मिडागास्कर, यहाँ पे सबसे बड़ा संकेंद्रण है जो विलुप्त होने की कैटेगरी में आ चुके हैं। इसमें आप देखेंगे तो भारत का पश्चिमी घाट भी शामिल है, क्योंकि पश्चिमी घाट में जैव विविधता बहुत अधिक, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे भी उभयचरों के समाप्त होने के, विलुप्त होने के खतरा बना हुआ है। अगर हम मानवीय प्रभावों के बारे में बात करें तो कृषि, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य उद्योगों जैसी गतिविधियों के कारण आवास का विनाश तथा क्षरण उभयचरों के लिए प्रमुख संकट बना हुआ है, जो सभी संकटग्रस्त प्रजातियों में से 93% को प्रभावित करता है। यानी उभयचरों के ऊपर मानवीय का प्रभाव क्या पड़ रहा है, मानवों की वजह से क्या दिक्कत हो रही है उनको, इसके बारे में बात की गई है। रोग और अत्यधिक शोषण की वजह से यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि किस कारण से कितना, मतलब जो उभयचर की प्रजातियां हैं उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चिटरिट कवक के कारण होने वाली बीमारी और अत्यधिक दोहन उभयचरों की कमी में योगदान दे रहा है। वर्ष 1980 से 2004 के बीच बीमारी और निवास स्थान के नुकसान के कारण स्थिति में 91% की गिरावट आई है। यानी रोग यानी कि बीमारी, और फिर यहाँ पे जो मानवीय गतिविधियां जैसे कि निवास स्थानों का छीन लेना, इसकी वजह से 91% उभयचरों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है।
अविरत और अनुमानित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब बढ़ती चिंता का कारण बन रहे हैं। वर्ष 2004 के बाद से 39% स्थिति में गिरावट आई है। इसके बाद निवास स्थान का नुकसान हुआ है। अगर हम बात करते हैं सैलामाइंडर संकट के बारे में, तो सैलामाइंडर की हर 5 में से 3 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसका मुख्य कारण आवास विखंडन और जलवायु परिवर्तन है। सैलामाइंडर को विश्व के उभयचरों के सबसे संकटग्रस्त समूह के रूप में पहचाना जाता है। उभयचर को पहली बार 300 मिलियन वर्ष से भी पहले पहचाना गया था। उभयचरों के 3 वर्ग आज भी मौजूद हैं। ये 3 वर्ग कौन कौन से? तो सैलामाइंडर और न्यूट्स 60% विलुप्त होने का खतरा है इनके ऊपर। मेंढक व टोड 39% खतरा है, तथा अंगहीन एवं सर्पिन सिसिलियन 16% खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है विलुप्त होने का। इनके लिए संरक्षण कार्रवाइयां क्या क्या की गई हैं? संरक्षणवादियों ने वैश्विक संरक्षण कार्य योजना विकसित करने, संरक्षण के प्रयासों को प्राथमिकता देने, अतिरिक्त संसाधनों को सुरक्षित करने और उभयचरों के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति में बदलाव लाने के लिए नीतियों को प्रभावित करने वाले अध्ययनों के निष्कर्षों का उपयोग करने की योजना बनाई है। चलिए अगर हम देखें उभयचर के बारे में, तो बात की जा रही है एनिमेलिया जीव जगत के कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक हो गया, टोड हो गया, सैलामाइंडर, न्यूट्स, सिसिलियन आदि। इसके अलावा ये बहुकोशिकीय कशेरुक हैं जो स्थल और जल दोनों पर निवास कर सकते हैं। ये भूमि पर विचरण करने वाले पहले समतापी जीव हैं। समतापी जीव से क्या मतलब होता है? अच्छा, तो उसको भी यहाँ पे लिख दे कि समतापी जीव वो होते हैं जो पर्यावरण के प्रति अपने आप को उस तरीके से बदल नहीं पाते। जैसे आप मनुष्य को देखिए, मनुष्य के कहीं ठंडी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़े तो मनुष्य वहां भी रहता है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो मनुष्य वहां भी रहते हैं। यानी पर्यावरण के हिसाब से हम अनुकूल हैं, हमारी बॉडी एक तरीके से वो लेवल मेंटेन करके रखती है। लेकिन जो ऐसे जीव हैं, जो पक्षी हैं और जो पशु हैं, ये हर तरीके से अनुकूलित नहीं होते। मतलब आप देखेंगे कि यूरोप में एक विशेष प्रकार के जीव पाए जाएंगे और वहीं आप अगर इंडिया में देखते हैं, जम्मू कश्मीर में अलग तरीके से पाए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बर्फ पड़ती है। अगर हम देखते हैं रेगिस्तान में, तो वहाँ पे अलग तरीके के जीव पाए जाएंगे, वो हर जगह के लिए अनुकूलित नहीं होते। तो वही बात की जा रही है समतापी जीव। ये फुफ्फुस और त्वचा के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं। उनके हृदय 3 प्रकोष्ठ के बने होते हैं। इनका महत्व क्या है? तो पारिस्थितिक दृष्टिकोण से उभयचरों को महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संकेतक माना जाता है। उच्च स्तर की संवेदनशीलता के कारण उनका अध्ययन किया जाता है, जिससे उनके निवास स्थान के विखंडन, पारिस्थितिकी तंत्र के तनाव, कीटनाशकों के प्रभाव और विभिन्न मानव जनित गतिविधियों का संकेत मिलता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बात क्या की गई, जो उभयचर होते हैं इनके ऊपर जलवायु परिवर्तन का खतरा पड़ रहा है, इनके ऊपर जलवायु परिवर्तन की वजह से इनका आवास विखंडन हो रहा है, जिसकी वजह से इनको दिक्कत हो रही है। तो भाई साहब, ये एक संकेतक हो गया ना कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे आसपास के टेम्परेचर में, आसपास का जो पर्यावरण है वहाँ पे बदलाव हो रहा है, इसी वजह से इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो एक प्रकार के संकेतक प्रजाति हो गई। ये महत्वपूर्ण जैविक संकेतक हैं और पारिस्थितिक तंत्र के व्यापक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये उपभोक्ता यानी कि शिकारी और उत्पादक यानी कि शुकार दोनों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये भी किसी को खाते हैं, छोटे मोटे कीड़ों को, और फिर इनको भी कोई खाता है, जैसे सांप देखेंगे आप खाता है, या फिर और भी जीव होंगे जो इनको खाते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही। उभयचर कीट खाते हैं जो कृषि के लिए फायदेमंद है और मलेरिया जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में भी सहायता करते हैं। उभयचर प्राणी चिकित्सीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उभयचरों की त्वचा में विभिन्न प्रकार के पेप्टाइड्स होते हैं और ये कई मानव रोगों के लिए चिकित्सा उपचार की संभावना प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में इनका उपयोग कुछ दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है। अब देखिए, यही एक टॉपिक है ना, यहाँ से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। सिर्फ उभयचरों के महत्व से आपसे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे देगा कि वर्तमान समय में उभयचरों की कुछ प्रजातियों का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ये दे देगा कि इनकी त्वचा में विभिन्न प्रकार के पेप्टाइड्स पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये बन सकता है कि इनकी वजह से मलेरिया को समाप्त करने में सहायता मिल सकती है। अब यहाँ पे दे देगा केवल 1 और 2 से, फिर इस तरीके से पूछने लग गया ज़्यादा कि 1 1 सही है, 2 1 सही है, इस तरीके से आपका स्टेटमेंट बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये था टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए विगत तौर से प्रश्न पूछे गए, इसको अटेम्प्ट करिएगा, इसको अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये तो खैर फिर भी पुराना 2009 का है, लेकिन यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ज़्यादा पुराना तो है नहीं, अभी 3 साल ही हुआ इसको। अभी हम उभयचर के बारे में बात कर रहे थे, अभी एक टॉपिक और आ गया जिसमें मेढक के बारे में बात की जा रही है, और मेढक भी एक प्रकार का उभयचर है ना। इसमें क्या होता है, अभी एक सूचकांक जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो डांसिंग फ्रॉग है इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। यार, ये जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां इतना ज्यादा इंपैक्ट डाल रही हैं जीवों के ऊपर कि इनका जीना हराम हो चुका है। खैर चलिए देखते हैं इस आर्टिकल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बात की जा रही है हाल ही में भारतीय वन्य जीव न्यास द्वारा IUCN की प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के उभयचर विशेषज्ञ समूह द्वारा समन्वित वैश्विक उभयचर मूल्यांकन के द्वितीय संस्करण का आकलन किया गया। किसका? तो समन्वित वैश्विक उभयचर मूल्यांकन। और ये कौन सा संस्करण? तो द्वितीय संस्करण इसका, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारत की उभयचर प्रजातियों में डांसिंग फ्रॉग सर्वाधिक खतरे में है। ये पश्चिमी घाट के स्थानिक जीव हैं। अगला बिंदु की माइक्रिक्स जीनस से संबंधित मेढकों की 24 प्रजातियों में से 2 को गंभीर रूप से लुप्तप्राय पाया गया और 15 को लुप्तप्राय पाया गया है। यानी 2 प्रजातियां ऐसी जिनको गंभीर रूप से लुप्तप्राय पाया गया और बाकी की 15 प्रजातियां ऐसी जिनको लुप्तप्राय पाया गया है।
परिणाम स्वरूप वे इंडो मलायन प्रजातियों में सबसे संकटग्रस्त माने गए हैं। यह विश्व का 5वां सबसे असुरक्षित जीनस है और इसकी 92% प्रजातियां खतरे में हैं। भाई इसका नाम देखो, डांसिंग फ्रॉग है। अब इसको कोई ये नहीं कि अगर नाचता हुआ मेंढक, ठीक है ना, इसको हिंदी करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो हिंदी में उतनी अच्छी नहीं लगती यार, मतलब उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। जैसे आप देखिए, बात की जाए अगर इंटरनेट के बारे में, तब इसको कहा जाता है अंतरजाल। अंतरजाल कहना उतना ठीक नहीं लगता है। आप अंतरजाल लिख के भी हो तो टीचर पता चले एग्जामिनर समझ ही नहीं रहा है, उसको तो इंटरनेट पता है। तो ऐसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका हिंदी करना ज्यादा जरूरी नहीं है। आप जो नाम प्रचलित है उसी को देखिए। जैसे जीडीपी है ना, तो आप जीडीपी इस तरीके से लिख सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, चल जाएगा। क्योंकि ये इतना फेमस टर्म, बस इस तरीके से आप इन्वर्टेड कामा लगा देना। ये इतना फेमस टर्म आप इस तरीके अगर लिखने जाएंगे, जी डी पी, तो एग्जामिनर को लगेगा यार क्या लिख रहे हो, क्योंकि ये फेमस टर्म चला आ रहा है। तो चलिए देखते हैं डांसिंग फ्रॉग के बारे में। डांसिंग फ्रॉग माइक्रिक्सलस जिनस से संबंधित मेढकों का एक समूह है। ये है डांसिंग फ्रॉग, देख लीजिए इसको, अभी डांस करके दिखाएगा आप लोग को। व्यवहार और संसर्ग प्रदर्शन अगर हम इसके बारे में देखें तो डांसिंग फ्रॉग में एक विशिष्ट संसर्ग प्रक्रिया होती है जिसमें पैर हिलाने की विशेषता होती है। इसी वजह से इसको डांसिंग कहा जा रहा है ना, जहां नर अपने पश्च पादों को फैलाते और अपने जालदार पंजों को हिलाते हैं। यह दृश्य प्रदर्शन मादा फ्रॉग को आकर्षित करने और प्रतिद्वंदी नर फ्रॉग को संकेत देने में सहायता करता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसकी प्रवास प्राथमिकता क्या होती है, तो ये सघन छत्र वाले आवरण में निवास करना पसंद करते हैं। ये आमतौर पर लगभग 70 से 80% पश्चिमी घाट में धीमे प्रवाह वाली 12 मासी नदियों के आसपास पाया जाता है। तो ये देखिए, ये मतलब यहाँ से एक एक पॉइंट ऐसा ना जहाँ से दो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं पॉइंट से पर्टिकुलर। अब इसी पॉइंट से आपको बनाया जा सकता है कि आमतौर पर नदियों के आसपास रहना पसंद करते हैं। फिर यहाँ से आपको दे दिया जाएगा कि आमतौर पर नदियों से दूर रहना पसंद करते हैं। इस तरीके से स्टेटमेंट आपको बनाई जा सकती है। इनके ऊपर जोखिम क्या है, तो डांसिंग फ्रॉग की संख्या विभिन्न मानव जनित कारकों के कारण खतरे में, जिनमें मच्छर, मछली जैसी आक्रामक प्रजातियों, भूमि उपयोग में परिवर्तन, तापमान और आर्द्रता भिन्नताएं, विषम मौसम की घटनाएं, संक्रामक रोग, जल प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण एवं बांध जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल है। इनकी वजह से इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए इनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा और इष्टतम स्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि विश्व स्तर पर उभयचरों की संख्या घट रही है, जिनमें एक बहुत बड़ी आबादी पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इनके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए, तो भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की उभयचर पुनर्प्राप्ति परियोजना जैसे संरक्षण पहले सक्रिय रूप से उन चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है जो उभयचर प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न करते हैं। किसके बारे में बात करें, तो उभयचर पुनर्प्राप्ति परियोजना किसकी है, तो भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की है। इन प्रयासों में खतरे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, संरक्षण कार्य योजना, क्षमता विकास, प्रशिक्षण, समर्थन और आवश्यक सूचना साझा करना शामिल है। अगला टॉपिक है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के बारे में चर्चा में क्यों, तभी भाई साहब जो श्रीलंका है जिसकी हालत अभी खस्ता हो गई थी, वो इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है, तो इस वजह से चर्चा में। इसके पहले इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो बांग्लादेश ने की थी। और इसकी अध्यक्षता 2 वर्ष के लिए होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे बांग्लादेश ने नवंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2023 तक की थी, और यहाँ पे श्रीलंका 2023 से लेकर के 2025 तक करेगा, तो 2 वर्ष तक होती है इसकी अध्यक्षता। तो इस वजह से चर्चा में। चलिए हम देखते हैं। वैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं मेंबर कंट्रीज दिखाएगा, तो एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो भी हिंद महासागर को टच कर रही है जिन देशों की बाउंड्री, वही इसके सदस्य हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू कलर से दिखाएगा ना, इनके सदस्य दिखाएगा, तो ये भी सब हिंद महासागर में आते हैं, इसीलिए इसको इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कहा गया है। अगर हम इसके परिचय के बारे में बात करें, तो IORA का दृष्टिकोण वर्ष 1995 में दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो नेल्सन मंडेला की भारतीय यात्रा के दौरान प्रकाश में आया, जहां उन्होंने कहा था इतिहास और भूगोल के तथ्यों की प्राकृतिक प्रेरणा की अवधारणा के आलोक में सामाजिक आर्थिक सहयोग हेतु हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को खुद को मजबूत बनाना चाहिए। किसने कहा था, तो ये कहा था नेल्सन मंडेला साहब ने। इससे मार्च 1995 में हिंद महासागर रिम इनिशिएटिव और मार्च 1997 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, तब इसे क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था, का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके सदस्य कितने हैं, तो 23 सदस्य हैं और 11 संवाद भागीदार हैं। संवाद भागीदार का क्या मतलब, जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन को वोटिंग का अधिकार नहीं है। सदस्य कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस। अच्छा, यहाँ पे इस चीज को आप नोटिस करें, फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस तो यहाँ पे पड़ता नहीं इंडियन ओशन में। आप देखिएगा तो यहाँ पे तो फ्रांस है नहीं, फ्रांस तो और इधर जाके पड़ता है। तो फिर ये फ्रांस कैसे इसका सदस्य हो गया, तो फ्रांस इस वजह से सदस्य हो गया क्योंकि इंडियन ओशन में इसका एक द्वीप पड़ता है, आइलैंड पड़ता है। उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड किसका, तो ये फ्रांस का, तो इस वजह से भी इसका सदस्य है। इसके अलावा भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन, ये इसके सदस्य देश हैं। और जो संवाद भागीदार हैं, जो संवाद देश हैं इसके, वो कौन से हैं, तो चीन हो गया, मिस्र, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसके संवाद भागीदार। इसका सचिवालय कहाँ पे, तो इसका सचिवालय मॉरिशस में, इसका सेक्रेटरीट मॉरिशस में है। अगर हम बात करें
इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। तो इसका जो 6 क्षेत्र ऐसे हैं जिस पे प्राथमिकता दी गई, इसको प्रायोरिटी दी गई है, और 2 फोकस क्षेत्र हैं इसके। कौन कौन से हैं? तो जैसे बात की जा रही है मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मैरीटाइम का क्या मतलब? समुद्री सुरक्षा आप कह सकते हैं एक तरीके से। उसके अलावा व्यापार और निवेश के बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा जो मत्स्य पालन होते हैं, फिशरीज के बारे में बात की जा रही है। इसी तरीके से जो डिजास्टर होती है, आपदा, इसका जो रिस्क होता है उसको संभालना है, उसको मैनेज करना है, यानी कि आपदा से होने वाले जोखिम को संभालना है। इसी तरीके से जो पर्यावरण पर्यटन है उसके बारे में बात की जा रही है, और कल्चरल एक्टिविटीज यानी कि सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। उसके अलावा बात करें एकेडमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? जो भी जल से जुड़ी हुई है, जो भी समुद्र से जुड़ी हुई इकोनॉमी, उसको ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। उसके अलावा वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी कि जो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। तो ये टोटल है जो 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और 2 फोकस क्षेत्र हैं इसके। ये हिंद महासागर के बारे में एक लाइन में बताया गया। व्यापार मार्गों से जुड़े तीसरे सबसे बड़े महासागर के रूप में यह विश्व के आधे कंटेनर जहाजों के साथ 1/3 थोक कार्गो यातायात तथा 2/3 तेल शिपमेंट को ले जाने वाले प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन के लिए हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा बना हुआ है। हिंद महासागर की इंपॉर्टेंस बताई गई है आपको। ये रहा आपका इस टॉपिक से जुड़ा हुआ PYQ 2015 में पूछा गया था। क्षेत्रीय सहयोग के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन IOR ARC के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसको भी अटेम्प्ट करिएगा।